मुझे लगता है कांग्रेस ने अब जो महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे एक मिस्टेक किया है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को कम सीटें देनी चाहिए थी। मैं बहुत इसमें क्लियर हूं। ठीक है, हर्षवर्धन भाई। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ अभी तक का अगर जो एग्जिट पोल है उसको देखें, मेरा अपना तो ये मानना है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो ये एग्जिट पोल है जो टाइम्स नाउ नवभारत पर अभी आप देख रहे हैं, विदर्भ मेरे लिए कंसर्न था भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। अगर विदर्भ में बीजेपी अच्छा कर रही है तो आप यकीन मानिए पूर्ण बहुमत की सरकार 145 प्लस का आंकड़ा बहुत आसानी से जो ये महायुति है उसको हासिल होने जा रहा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। राज्यपाल की जरूरत पड़ेगी सिर्फ शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री। हाँ, वो सुबह सुबह न दिलाने की जरूरत नहीं, सुबह नहीं जरूरत पड़ेगी, आराम से होगा, बढ़िया भव्य होगा, मोदी जी भी जाएंगे। लेकिन जल्दी से, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं हर्षवर्धन भाई, आप सहमत हैं उत्तर प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल 6-3 कह रहा है, बीजेपी 6, बीजेपी गठबंधन 6 और सपा 3। मुझे थोड़ा सा इसमें मेरा आंकड़ा 5-4 का है और 5 बीजेपी गठबंधन, 5 बीजेपी, 4 यानी 4 बीजेपी, 1 राष्ट्रीय लोकदल और 4 समाजवादी पार्टी जिसमें कांग्रेस के। क्योंकि मेरा ये मानना है ना, ये जो 9 क्या अगर मिल्कीपुर मिला लें तो ये जो 10 सीटें हैं, भले पुराना वाला स्टेटस को है, लेकिन ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी 5 या 5 प्लस सीटें जीतती है तो आप यकीन मानिए जो योगी आदित्यनाथ ने मेहनत की, जो नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी 240 के बाद फिर से नए सिरे से छलांग लगा रही, उसका एक बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश के परिणाम होंगे। ठीक है, अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज भाई, आप तो गाड़ी में लग रहे हैं, वोट देके तो नहीं आ रहे, आपको तो किसी ने नहीं रोका। देखिए सुशांत भाई, रोकने की स्थिति तो वो रही आज पूरे दिन, जिस वहां की स्थिति रही, जिस तरह पुलिस वालों ने वोटर्स को रोका, वाकई में बहुत लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हुई। और मैं सच बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन प्रचार करता है कि लोग वोट ज्यादा से ज्यादा डालने जाएं, दूसरी तरफ इन्हीं का प्रशासन रोकता है कि वोट मत डालो। बाहर आईडी चेक करता है, बाहर आईडी देख के रोकता है। तो ये काम अंदर है, पोलिंग बूथ के लोग देखते हैं, इन्हें बाहरी लोग देखते रहे। तो कहीं ना कहीं ये हताशा, निराशा कि क्योंकि 9 की 9 सीटें बीजेपी के हाथ से जा रही थी, और आज उसी हताशा और निराशा की वजह से शासन सत्ता का जिस तरह दुरुपयोग किया गया। अच्छा अजीज भाई, अगर थोड़ा सा ये मान लें कि आपके आरोप सही हैं, तब आपके हिसाब से यूपी में क्या आंकड़ा रहने वाला है इन 9 सीटों पर? सर, बहुत ही विचित्र स्थिति आएगी, क्योंकि आप कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शासन सत्ता का चुनाव रहा। और तो जब रोक दिया तब विचित्र क्यों आएगी? तब तो आप लोग हारेंगे फिर। सर मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, सर आज तो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा था, और किस तरह हमारे वोटर्स को रोका गया, किस तरह पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया। आपके चैनलों ने भी दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया, तमाम चैनल ने दिखाया। अच्छा अजीज भाई, हर्षवर्धन जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आ रहा हूं सिद्धार्थ आपके पास। हर्षवर्धन जी, सिर्फ एक सवाल, जो दिखा कि एक दरोगा को पिस्तौल निकालनी पड़ी, बड़ा दुखद है, पथराव उसके ऊपर होता है। और मेरा तो सवाल यह है, आप लोग सुबह से कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं बुरके वाले को चेक नहीं करना है, आप कह रहे हैं कि हमारे वोटर, क्या सिर्फ मुसलमान ही आपका वोटर है क्या? आप बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्ती में रोक दिया गया। मतलब कैसे आप लोग लोकतंत्र को इतना कम्युनलाइज कर देंगे? नहीं। इतना सांप्रदायिक कर देंगे, सिर्फ मुसलमान आपका मतदाता। हिंदू बस्ती में तो आपने नहीं कहा, हिंदू इलाके में तो नहीं कहा, हिंदू मोहल्ले में तो नहीं कहा कि वहां पुलिस ने रोक दिया है। कैसी डिबेट आप लोग कर रहे हैं? कम्युनल डिबेट है ये। सुशांत जी मुझे मौका दें। अच्छा बोलिए अजीज भाई, मौका दें मुझे प्लीज, मौका दें। देखिए मैं हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लिया, ये इनके जहन में है, जो जहन में लगातार आज जुबान पे आ रहा है। हमने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, हमने वोटर्स को कहा कि वोटर्स को किस तरह रोका गया, पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया, गांव में पुलिस लग गई, निकलने नहीं दिया तमाम। कहिए तो अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मेरे पास दर्जनों वीडियो है, दर्जनों जगहों। अजीज भाई, हमारा रिपोर्टर घूम रहा था, अरे सर आप लोगों के पास तो ईवीएम के भी दर्जनों वीडियो रहते हैं। कैमरे पे, माइक पे लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं रोका, मुसलमान कह रहे थे। अरे सर, सारा कैमरे पे हम भी आपको दिखाना चाहते हैं ना। हाँ दिखाइए। आप कैमरे पे देखना चाहे तो कैमरे पे देख लीजिए सर, मैं भी आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिए सर। अच्छा ठीक है, इनको रोका गया है। अब वो वीडियो भेजिए, ऐसे नहीं दिख रहा, आप वैसे ही चल रहे हैं तो आपका थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं है। मैं जरा सा
एक काम और करता हूं, महाराष्ट्र के जो 2 बचे हुए रीजन है वो भी बता देता हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि झारखंड की भी बात करनी है। महाराष्ट्र के जो 2 रीजन है उनके आंकड़े भी रख देते हैं। अभी तक 110 और 94 का आंकड़ा है महाराष्ट्र में। अब मुंबई जो कि अर्बन इलाका है वहां पर 36 विधानसभा सीटें हैं, 18 बीजेपी गठबंधन और 17 कांग्रेस गठबंधन एक अन्य के खाते में जा सकती है। और जो आखिरी आंकड़ा खुलने जा रहा है वो ठाणे और कोंकण का है। और ठाणे और कोंकण में क्या तस्वीर है जरा देखिए। ठाणे और कोंकण में 39 सीटें, इन 39 में बीजेपी गठबंधन 25 और कांग्रेस गठबंधन को 11 सीट मिल सकती है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है, और अन्य के खाते में 3। और इसलिए महाराष्ट्र में हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी गठबंधन 159, कांग्रेस गठबंधन 116 और अन्य के खाते में 13 सीटें आ सकती हैं। यानी वहां पर 288 सीटों वाली विधानसभा सरकार बनाने के लिए 145 का आंकड़ा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि उस 145 से 14 सीट ज्यादा बीजेपी गठबंधन को आ सकती है। और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन सरकार बना सकती है, महायुति सरकार बना सकती है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी अगर नतीजे बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यह पूरा चुनाव असली एनसीपी कौन इसका है, असली शिवसेना कौन इसका है, देवेंद्र फडणवीस क्या उनकी सीएम पद पर वापसी होगी इसका है, और क्या महाराष्ट्र में जो लोकसभा में एक तरीके से उलटफेर हुआ था वो उलटफेर फिर से पलटेगा और बीजेपी सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल कम से कम यही दावा कर रहा है। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, एग्जिट पोल तो कह रहा है आपने महाराष्ट्र में चुनाव सिर के बल पलट दिया है लोकसभा के मुकाबले। अगर यह हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और आप लोग क्या 159 देख रहे हैं, इससे आगे देख रहे हैं? सुशांत जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े अभी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो ये नंबर और बढ़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर भी, झारखंड का तो अभी पोल आपको दिखाना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को तीनों ही जगह पर जनता का अपार समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, हर वर्ग का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को साथ दिया है, वो परिणाम बहुत अच्छे, बहुत सुखद और हमारे बहुत प्रॉमिसिंग आने वाले हैं। क्योंकि ये वोट डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है, ये वोट विकास के ऊपर हुआ है, ये वोट प्रोग्रेसिव सोच के ऊपर हुआ है। क्योंकि बहुत लोगों ने लोकतंत्र को, अभी मैं अजीज खान साहब को सुन रहा था, सुबह और शाम लोकतंत्र को मारने की आदत हो चुकी है। जब देखो सुबह उठेंगे लोकतंत्र मर गया, शाम हो गई लोकतंत्र मर गया। जरा सा उल्लेख करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में हराश, आपकी हताशा और निराशा किसको कहते हैं? एक दलित लड़की की मृत्यु, उसकी हत्या कर दी गई है, और उसके आरोपी कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा कितनी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। कैसे महाराष्ट्र के अंदर हताशा और निराशा चरम सीमा पर पहुंची, किस प्रकार से किन लोगों का समर्थन लेकर के महाविकास अघाड़ी को लगा था कि हम अपनी नैया को पार करवा देंगे, पर जो स्ट्रैटेजी के साथ वो उतरे थे, महाराष्ट्र की जनता ने उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ठीक है। मैं 2 और आंकड़े दिखाना चाहता हूं। एक तो ये 159 में बीजेपी की खुद की सीटें कितनी हैं, जरा ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमने अपने सर्वे में यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस को लोग देखना चाहते हैं, या एकनाथ शिंदे को देखना चाहते हैं, या किसी और को देखना चाहते हैं। तो जरा ये दोनों आंकड़े भी बताते हैं तो दर्शकों के लिए बड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि 159 में खुद बीजेपी कहां पर खड़ी है महाराष्ट्र के अंदर। असली शिवसेना खुद को बताने वाली शिंदे जी की पार्टी कहां पर खड़ी है, और अगला मुख्यमंत्री पब्लिक किसको चाहती है। जरा ये अरे सुशांत भाई, आप अजीत पवार का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार जी जिक्र लायक नहीं रह गए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। नहीं, मेरे पास तो आंकड़े हैं, अभी स्क्रीन पर आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मुझे आशंका दिख रही है, मुझे शुरू से ये आशंका दिख रही है कहीं अजीत पवार जी जिक्र करने लायक बचे या नहीं बचे। अच्छा अमित, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये 159 से आप सहमत हैं हर्षवर्धन? निश्चित तौर पर मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता। और मेरा, और आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा रणनीतिक मसला है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में नेता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इस बार का चुनाव जिस तरह से संघ
एक तरह से कहें कि पूरी रणनीति में साथ रहा। देवेंद्र फडणवीस ने कई बार जिक्र किया, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चयन रणनीतिक होता है, ये मैं लेकिन देखिए हमारे सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला है। तहसीन देखिए, मोबाइल देख रहे हैं, जहां कांग्रेस 116 पे अटकी अपना मोबाइल में बिजी हो गई। ये कोई बात है? ये बात बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था, मैं बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था। अच्छा देखिए, हमारे सर्वे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये 32.5% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे 22.1%, देवेंद्र फडणवीस उसके नीचे हैं 18.7% और नाना पटोले 7.2%। यानी अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं। लेकिन खुद अमित शाह तक कह चुके हैं कि भाई वहां पर सीएम बाद में डिसाइड होगा, और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो फिर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट है महाराष्ट्र में, जरा वो तस्वीर देखिए। 159 जो बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा है, इसमें खुद अकेले बीजेपी को 95 से 105 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 33 से 37 सीट आ सकती है, और अजीत पवार की जो पार्टी है वो कहां फिर जा रही है, आप समझ ही सकते हैं। उनका भी बता ही दीजिए, 95 से 105, 33 से 37, यानी मात्र 18 से 21 सीट पर अजीत गुट जो है वो सिमट सकता है। ये तस्वीर दिख रही है। सिद्धार्थ भाई, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, तब भी एकनाथ शिंदे सीएम होंगे क्या? देखिए सुशांत जी, आपके आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 50% से ऊपर लोग महायुति गठबंधन, बीजेपी प्लस गठबंधन का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अगर 50% से ऊपर लोग ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े आप सीटों के लिए कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे और उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि 50% से ऊपर का ओपिनियन एक बहुत बड़ा होता है। पर मुख्यमंत्री को लेकर के हम लोग पहले ही अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। हमारे तीनों गठबंधन के साथियों के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये बैठ करके तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम वैसे भी सुशांत जी, आप इतने लंबे समय से भाजपा को और राजनीति को कवर कर रहे हैं, भाजपा मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी नेता को किसी पद पर बैठाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, हम विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। महायुति का मुख्यमंत्री होगा। अमित हमारे सहयोगी बताएंगे, वो भी बीजेपी कवर करते हैं। अमित, अगर 159 बीजेपी गठबंधन और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 100 सीटों के साथ, तो क्या एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या बीजेपी का सीएम होगा? देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे अगर आई है एनडीए के बारे में कि भाई वो लगभग 150 सीट आ रही, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो एकनाथ शिंदे की। अगर आप 5-6 महीने पहले चले जाइए तो वहां पे एक निगेटिविटी था, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पार्टी टूटी, चाहे शिवसेना टूटी चाहे एनसीपी, इन दोनों में बीजेपी की भूमिका को लेकर वहां पर लोकल बहुत नाराजगी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक सामान्य जो ये एकनाथ शिंदे की, अगर आप भाई ये लाडली योजना सब तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन पर जुड़े हुए उनकी भूमिका थी, उन्होंने एक पूरे एनडीए को लीड जिस तरह से किया, मुझे लगता है कि आज ये अगर पॉजिटिविटी जो एक निगेटिव थॉट के साथ एनडीए को लिए जा रहा था करीब 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले, उसको पूरा पॉजिटिव में बदलने एक जरा रिएक्शन हमारे महाराष्ट्र के रिपोर्टर से भी ले लेते हैं। शिवानी, एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप जब जमीन पर रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी इस चुनाव को, आपको लग रहा है ये आंकड़ा 159 तक ही जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे रह सकता है? सुशांत, बात करें अगर आंकड़ों की तो ये साफ तौर पर जो आंकड़ा हम 159 का दे रहे हैं वहां तक एनडीए अलायंस जो है वो पहुंच सकती है बीजेपी को लेकर। लेकिन 2 महीने पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बचा था कि विपक्ष की सरकार आने के बेहद बड़े बड़े चांसेस थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लोगों तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल साल 2019 के चुनाव वाला एनडीए का दाव था कि उस समय भी आप देखिए कि 8 महीने पहले स्कीम्स को लॉन्च किया गया, 2 महीने पहले लोगों को मुनाफा मिला और रिजल्ट के तौर पर एनडीए की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा फायदा उस समय भी भाजपा को मिला था। और कुछ उसी तरीके की जिस तरीके से अमित भी जिक्र कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने पॉजिटिवली एनडीए को यहां तक लाया है और उनकी भूमिका अहम है, और जिसका बहुत बड़ा मुनाफा हम देखेंगे इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव जो अब से 6 महीने पहले हुए थे उसमें भाजपा से अजित पवार को अपने साथ सम्मिलित करने को जो नाराजगी थी वो लोगों ने खुले तौर पर दिखाई, और अब इन स्कीम के जरिए, ग्राउंड वर्क के जरिए, सभाओं के जरिए एकनाथ शिंदे ने इसे काफी ज्यादा पॉजिटिवली टर्न किया है। वोटिंग आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र के अगर आंकड़ों की पुराने ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, 1 मिनट।
चुनावों की। एक मिनट राकेश, इस आंकड़े से आपको जमीन पर जो आपने देखा उससे कंपैरिजन कीजिए। और एक बात ये भी बताइए कि अगर 159 है बीजेपी गठबंधन और बीजेपी 95 से 105 है, तो क्या अजीत पवार जो है वो थोड़ा ब्लैकमेलिंग वाली भूमिका में रह सकते हैं कि हमको ये दो वो दो, नहीं तो हम निकले हम चले, तुम देखो अपना? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं इन आंकड़ों से पूरी तरीके से लगभग सहमत हूँ, इसी के आसपास का ये आंकड़ा है। दूसरी बात इसकी जो वजह है वो ये वजह है क्योंकि अब मैंने देखा कि 1 बजे तक जो आज का वोटिंग परसेंटेज था काफी कम था। उसके बाद आरएसएस ने संगठन ने जो भूमिका निभाई है लोगों के घरों घरों तक जाकर के लोगों को बाहर निकाल के वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा महायुति के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए। तीसरी बात, अजीत पवार खुद बीजेपी के अंदरूनी जो है ये सूत्र बताते हैं कि उन्हें खुद को अजीत पवार पर यकीन नहीं है कि वो इस बार चुनाव के बाद क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, एक बात ये भी सुनने में आ गई कि अगर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करती है तो आपको यहाँ पर राजस्थान या मध्य प्रदेश का पैटर्न देखने मिल सकता है, कोई एक नया चेहरा जो इसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सुशांत, अतुल, आपके हिसाब से? जी देखिए, जो आंकड़े हमारे यहाँ चल रहे हैं 159, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सही है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लेकिन जैसा कि आपने चर्चा किया, मुख्यमंत्री का एक जो चेहरा है जिसमें आपने दिखाया कि सबसे ज़्यादा जो पोल है फेवरेट वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तौर पे देखे जा रहे हैं। उनका जो एक सिंपल सा चेहरा है, हम कहें एक कॉमन मैन मुख्यमंत्री जो अपने आप को हमेशा से वो कहते रहे हैं, पोर्ट्रे करते रहे हैं, वो लोगों के बीच में जिस तरीके से जाके अपनी बातों को रख रहे थे, वो लगातार अगर आप देखें जिस तरीके से अग्रेसिव चुनाव प्रचार एक साइड में बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, उस तरीके का एक एग्रेशन जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने चुनाव प्रचार सभाओं में उस तरीके का नहीं दिखाया, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरी बात है जो हमने एक छोटा रिएक्शन हर्षवर्धन भाई आपसे भी लेना है। अगर 1 मिनट, आ रहा हूं तहसीन, अगर अजीत पवार ने कहा कि सीएम मुझे बना, नहीं तो बना लो जैसे बनाते हो सरकार, मैं चला चाचा के पास, तब नहीं, पहली बात तो अजीत पवार इस अवस्था में होंगे नहीं। अगर 20 सीट है तब सर? मेरा अपना ही अनुमान है, और अगर 20 सीट होगी और ऐसी कोई महत्वाकांक्षा उनकी होगी तो शायद उनके लिए और बुरे दिन आएंगे। ये मैं आज कह रहा हूं, परिणाम जो भी हो। और एक मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, और इसको जरा ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, एकनाथ शिंदे बनेंगे, लेकिन अजीत पवार को भी थोड़ा सा श्रेय मैं दे दूं कि उन्होंने भी इधर आकर जिस तरह का संतुलन दिखाया है वो कमाल का है। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे भाई हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम लोगों को सरकार बनानी है, चाहे जो बने। उधर क्या था, उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम धमकी देते रहे कि आप हमें मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं घोषित करें। दोनों में बड़ा फर्क है। जो वहां की जनता है महाराष्ट्र की, शायद उसको भी देख रही हो। मैं इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले जल्दी से दर्शकों को झारखंड के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार, यूपी में एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन को बढ़त। अब झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आदिवासी वोटर किधर गया ये पता लगना है। और झारखंड में कुछ बड़े चेहरे, जैसे सरायकेला में चंपई सोरेन चुनाव जीत सकते हैं, एग्जिट पोल दावा कर रहा है बीजेपी के तरफ से, जो कि हाल में ही हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रांची की सीट, यहां पर महुआ मांझी जेएमएम के वो हार सकती हैं, और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह बीजेपी के जीत सकते हैं। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर जेएमएम को झटका लग सकता है। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम, यहां बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हार सकते हैं, और जेडीयू के सरयू राय चुनाव जीत सकते हैं। जमशेदपुर पूर्व की सीट है, यहां बीजेपी की पूर्णिमा साहू चुनाव जीत सकती हैं, और अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव हार सकते हैं। जामताड़ा, सीता मुर्मू बीजेपी के चुनाव हार सकती हैं, इरफान अंसारी कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं जामताड़ा से। बरहेट की सीट, हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और हेमंत सोरेन अपनी सीट बचाएंगे, जीतेंगे, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। गमालियल हेम्ब्रम बीजेपी के हार जाएंगे चुनाव। धनवार, ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी के यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट जीत सकते हैं, एग्जिट पोल का दावा है। इसी तरह से गांडे की सीट है, यहां जेएमएम की कल्पना सोरेन ये चुनाव जीत सकती हैं, और मुनिया देवी बीजेपी की चुनाव हार सकती हैं। सिल्ली की सीट, सुदेश महतो आजसू के चुनाव जीत सकते हैं, और अमित कुमार जेएमएम के चुनाव हार सकते हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं झारखंड में
एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजा क्या रह सकता है? 81 सीटों की विधानसभा है और वहां पर 41 सीट चाहिए बहुमत के लिए। एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी गठबंधन झारखंड में भी सरकार बना लेगी। बीजेपी गठबंधन को 42 और जेएमएम गठबंधन को 38 सीट आ सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तहसीन पूनावाला, हालांकि झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़े डिफरेंस वाला नहीं है, तो आपको कोई उलटफेर की गुंजाइश दिखती है? मैं एक चीज कह रहा हूं से आप क्योंकि कुछ भी ऑन एयर चला नहीं लिखवाइएगा मत, आप हर एग्जिट पोल में लिखवाते हैं, फिर मुझे इसे धीरे से फाड़ना पड़ता है। ऑन नहीं जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस 50 सीट क्रॉस करने जा रही झारखंड में। एक अंडर करंट है जो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं कैच किया है। वही वाला अंडर करंट जो हरियाणा में था। नहीं, मैं हाँ, लेकिन हरियाणा में गलती हो गई थी, जैसे कुमारी शैलजा जी को उन्होंने इग्नोर किया। यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जिन्होंने चुनाव को बदला है। और जो संथल परगना रीजन है जहाँ पे 18 सीटें, जहाँ पे भाजपा उम्मीद करी थी उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, मैं वहां पे दावा कर रहा हूं कि इंडिया अलायंस 15 सीटें जीत रही है। 15 सीटें। हालांकि जो आपके एग्जिट पोल के रिजल्ट है, संथल परगना में आपका मैक्सिमम सीट बीजेपी को गेन होगा, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, हेमंत सोरेन ने इलेक्शन को कैसे बदला। उन्होंने क्या कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे। उन्होंने एक माहौल बनाया कि झारखंड जो है गवर्न होगा आसाम से या दिल्ली से, और वो जो एक फैक्टर हुआ, प्लस जो गेन्स होने थे इस इलाके में, बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, आसाम, ये गेन्स नहीं हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूं 50 सीटों को क्रॉस कर रही है इंडिया अलायंस। कोई इस पे यकीन नहीं करेगा, एक स्वीप है वहां पर। आपने पिछले कई चुनावों में मुझसे शर्त लगाई है। हाँ। मुझे, मैं दर्शकों को बता दूं, लंच की। ये भाई साहब मुझे लंच खिलाने का ये आते नहीं लंच के लिए, और ये चुनाव का प्रेडिक्शन इनका गलत होता है। फिर ये मुझे कोई लंच नहीं खिलाते, मेरा फोन उठाना बंद कर देते हैं। इन्होंने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया। ये मुझे नहीं पता था कि ये सबके साथ ऐसे कर रहा है। और मैं बता दूं, मैं केवल शाकाहारी लंच करता हूं, ये दोनों शाकाहारी मेरे साथ नहीं आते। ये भी आपको बता दूं। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन भाई, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये 42-38 एग्जिट पोल में दिख रहा है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है? और इसका मतलब तो फिर अगर जेएमएम प्लस 38 पर है, इसका मतलब हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी वोट इंटैक्ट है, इसका मतलब। लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है। और मैं ये चाह रहा था, अगर 2 सीटों का मुझे पता चल पाए कि चंपाई सोरेन और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति दिखा रहा है। चंपाई सोरेन तो जीतते दिख रहे हैं और उनके बेटे भी लड़ रहे हैं। बेटे का पता करता। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरा मैं ये कह रहा हूं ना कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखें, एक समय में सोचिए ईडी, सीबीआई, राजभवन में त्यागपत्र सब हो गया था। फिर अचानक क्या हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करना बंद कर दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिख गया कि आदिवासी हेमंत सोरेन पर हमला बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो भाजपा ने रणनीति क्या बदली? उन्होंने आदिवासी बेटी और घुसपैठिया जमाई इसको शुरू कर दिया और वो उनको ट्रैक्शन मिलता हुआ दिखा। ये जो 14 सीटें कोल्हान बेल्ट की हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एकदम साफ हो गई थी। और अगर ध्यान से देखें, अब परिणाम तो अब तो एग्जिट पोल आ गया, अब उसके आगे का आना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां सरकार बन जाएगी? क्योंकि आप देखिए, चंपाई सोरेन, सीता मुर्मू या सीता सोरेन या जितने ऐसे लोग हैं जिनको हम आदिवासी के तौर पर शिबू सोरेन के साथ जुड़ा हुआ देखते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। बाबूलाल मरांडी और सरयू राय, जो 2019 में भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने थे, वो 2 के दोनों अब इस पाले में हैं। एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार है बाबूलाल मरांडी, और सरयू राय जनता दल यूनाइटेड से आ गए। तो भाजपा ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए, अपनी उन कमजोरियों को। और भाजपा के लिए आदिवासी मत इतना कुछ करने के बाद भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया विधानसभा चुनाव, वो शायद आपको झारखंड में भी होता हुआ दिखेगा। आपके आंकड़े क्या है हर्षवर्धन जी? नहीं, नंबर मैंने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अजीज भाई, आपका एनालिसिस क्या कहता है? अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह बीजेपी सरकार बना रही है, वो दोनों ऐसे राज्य जहां बीजेपी ने लोकसभा में लूज किया था कुछ अपने वोट परसेंट को, तो क्या ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का असर है या कुछ और है? देखिए सुशांत भाई, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और ये बहुत दावेदारी के साथ और बहुत मजबूती से इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि
जो हालात रहे हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि अंडर करंट रहा है, उसको एनालिसिस किया नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जिट पोल से वो तय नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र की स्थिति एक्चुअल क्या बनेगी और झारखंड की क्या बनेगी, क्योंकि जो आंकड़े आएंगे, जो वाकई में रिजल्ट आएगा, वो बहुत चौंकाने वाला आएगा और वो बिल्कुल अलग आएगा। अजीज भाई, आपका अपना आकलन क्या है महाराष्ट्र और झारखंड में कितनी सीटों का? सर, आज मैं बता रहा हूं, चुनाव खत्म हो गया, एमबीए 145 140 से कम नहीं आएगी, आप समझिए। अच्छा। और अदर्स को मिला करके सरकार बनाएगी। और झारखंड में? झारखंड में स्थिति यह है कि 50 और 51 के आसपास आएगी। 50-51। सिद्धार्थ भाई, अजीज भाई अभी भी उम्मीद रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, एग्जिट पोल कोई फाइनल नतीजा तो है नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक अंडर करंट है जो एग्जिट पोल पढ़ नहीं पा रहा है और बीजेपी को वही अंडर करंट जो है वो करंट देगा। सुशांत जी, अगर आपने तहसीन जी की बात को गंभीरता से ले लिया होता तो अजीत जी को अपनी आवाज को भारी करके वही बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने बहुत आवाज को भारी करके कहा कि अंडर करंट है, और वो हर बार कहते हैं, उनका काम भी है कहने का। एक आंकड़ा मैं भी आपको दे देता हूं, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के मार्क को भी क्रॉस करेगी। 50% वोट शेयर के मार्क को भारतीय जनता पार्टी, ये जितने प्रकार का नैरेटिव बिल्डिंग है अंडर करंट का, ये तो 2 दिन की बात है। चलिए 2 दिन तक काटना है, 3 दिन काटना है तो कह लीजिए, पर जब एग्जैक्ट पोल आपके सामने आएगा तो प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा झारखंड के अंदर बनाने जा रही है। और उसका कारण है, मैं 10 सेकंड में बता देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से रोटी बेटी और माटी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर लड़ी, और जल जंगल और जमीन पर जिस प्रकार से हमला जेएमएम की सरकार ने वहां किया था, वो वहां के हर वर्ग के मन में उतरा है। कैसे वहां के हक को छीन करके, आदिवासी समाज के हक को छीन करके किन लोगों में बांटने की एक साजिश जेएमएम की थी, और किस प्रकार से विकास की धारा का वादा और विकास की धारा का स्वप्न भारतीय जनता पार्टी का था, ये परिणाम बिल्कुल आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो सरकार तो आपका एग्जैक्ट पोल दिखा रहा है, पर मैं फिर से विनम्रता से कहता हूं, ये आंकड़ा इससे भी बड़ा होगा और भाजपा और जीत के साथ झारखंड में आपको क्या लग रहा है अमित? देखिए, मैं जमशेदपुर से आता हूं, झारखंड को बहुत नजदीक से देखता हूं, क्योंकि 28 अगर देखिए इसमें बड़ी भूमिका है आदिवासी, जो 28 सीटें हैं, पिछली बार 26 उनके साथ थी, हेमंत सोरेन के साथ, जेएमएम के साथ। इस बार जो खासे कोल्हान इलाका जो कि पूरी तरह बीजेपी साफ थी, वहां पे 5 सीटें दिख रही है। वहां पर जो है 2 आजसू के अलावा बीजेपी और जेडीयू के पास भी जा रही है, तो वो अगर वहां पे 5 गेन करती है, और संथाल में 4 सीटें थी पिछली बार, जिसको लग रहा है कि इस बार वो अच्छा करेगी, तो इसी लिहाज से काफी क्लोज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत कम आंकड़े पर थोड़ा पलरा जो है मेरे अंदाजे से, जो अगर देखिए तो थोड़ा जेएमएम के बहुत ज्यादा खिलाफ भी नहीं है, इसलिए बहुत नजदीक है मुकाबला। जो आंकड़े हैं 42 जो दिखा रहा है, मुझे लगता है लगभग 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर 50 की बात, मुझे थोड़ी उम्मीद कम लग रही है। एग्जिट पोल में जब ऐसा 42-38 दिखता है तो मामला इधर उधर हो सकता है, ये हमको मान के चलना चाहिए। सुशांत जी, देखिए जेएमएम के खिलाफ मामला कतई नहीं है। मैं बार बार पूरे चुनाव में ये कह रहा हूं, हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, पहले जो बनाई थी, करप्शन, भ्रष्टाचार, जमीन ले लिया, वो सब फेल हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोर्स करेक्शन किया, इसीलिए वो हेमंत सोरेन पर सीधे हमला करने से भी बचे। अगर और ज्यादा हमला करते तो शायद विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े थे उनके एकदम विपरीत जाते। मुझे तो अभी जो बेहतर हो रहा है वो उस वजह से उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल भेज के हेमंत सोरेन को और पोस्टर बॉय बना दिया, जीवनदान दिया, ताकत दे दी, और उससे हेमंत सोरेन जो शायद ग्राफ नीचे जाता वो और ऊपर चला गया। जो बीजेपी की आजकल जो वो कई गलतियां करती है उनमें से एक गलती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं और रिएक्शन लूं, हम आपको जल्दी से बता दें 3 राज्यों के एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे थे, जिसमें मोदी लहर बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जनता की मुहर लगती दिख रही है। कम से कम अभी एग्जिट पोल के मुताबिक सर्वे में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, झारखंड में एनडीए गठबंधन को जीत के आसार, और यूपी उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी, यह हमारा सर्वे दावा कर रहा है। और झारखंड से हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त जुड़ रही हैं। तेजश्री, आप बताइए, आपको वहां झारखंड में किसका तेज फैला हुआ दिख रहा है? जी
जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये साफ है कि बीजेपी और जेएमएम में कड़ी टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन यदि हम पहले और दूसरे चरण के मतदान की यदि हम बात करें तो पहले चरण के मतदान में जो शहरी क्षेत्र का वोटर था उसके हिसाब से बीजेपी को काफी बढ़त मिल रही थी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का वोटर था, जो आदिवासी वोटर था, उन्होंने जेएमएम को पसंद किया है। क्योंकि मैया सम्मान योजना, हमने जितनी भी महिलाओं से बात की उनका कहना यह था कि मैया सम्मान योजना से उनको काफी मदद मिली है। याद रखिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाई थी जिसमें 2100 रुपए महिलाओं को मिल रहे थे। फिर उसके बाद जेएमएम ने रकम बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी और महिलाओं का ये कहना है कि जेएमएम जो है उन्हें अभी भी सुविधाएं पहुंचा रहा है। यदि हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 1 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 60 लाख महिला वोटर है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ महिलाओं का भी यहाँ पर काफी महिला वोटर यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद ठीक है, आप कह रहे हैं महिला वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसका फायदा हो सकता है, इसलिए झारखंड में मामला थोड़ा टाइट है ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई वहां महायुति की सरकार रिपीट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ी चर्चा और करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में खासकर हर्षवर्धन जी, जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर, आपको लगता है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा अगर ये 5-4 भी रहता है बीजेपी के पक्ष में? तो निश्चित तौर पर। और अगर आप ध्यान से देखें, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ समीकरणों के लिहाज से किसके पक्ष में जाती है, मीरापुर समीकरण के लिहाज से किसके पक्ष में जाती है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कहें तो राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के लिहाज से स्टेटस को हो जाएगा, लेकिन ये सामाजिक समीकरण और विशेष करके जो लोकसभा का प्रदर्शन था उसके लिहाज से तो भाजपा के एकदम अगेंस्ट है। जिस फूलपुर की बात कर रहे हैं, फूलपुर से प्रवीण पटेल सांसद हो गए अब फूलपुर लोकसभा से, वो 5000 मतों से लोकसभा जीते थे कुल, और 3 या 4000 ऐसे ही कुछ था, 5000 से कम था जब वो विधानसभा जीते थे। अब वहां से दीपक पटेल लड़ रहे हैं जो केशरी देवी पटेल पहले सांसद हुई थी, उनके बेटे हैं ये। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत आसान लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसमें कहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने तय करके, और सोचिए 3 महीने पहले वो रणनीति बनाई। एक समय में जब लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर चल रही है, थोड़ा सा सुस्त सी नजर आ रही है, वहां वो खड़े हुए। और आसान नहीं था जब आपके खिलाफ कहा जा रहा हो कि भाई लोकसभा में गड़बड़ हो गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, तो ऐसे में जब वो खड़े हुए, और अगर ये 5-4 भी होता है तो ये निश्चित तौर पर अजीज भाई मोरल बूस्ट जैसा हो। अगर ये 5-4 रहता है तो आपके हिसाब से किस पे प्रेशर बिल्ड होगा? ज्यादा हो गया तब तो बम है, और ज्यादा हो गया तो बम है। लेकिन 5-4 पे ही चलिए या 6-3 हमारा आंकड़ा रख लीजिए, तो क्या अखिलेश यादव पर प्रेशर बिल्ड होगा? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं पूछेगी कि हमको कुछ नहीं दिए और यही रिजल्ट आया? देखिए सर, पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये शासन सत्ता का चुनाव है, सत्ता का चुनाव है, और सत्ता का चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है सर। इसलिए किसी तरीके का कोई प्रेशर हमारे नेता पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे नेता को जनता पसंद करती है, कार्यकर्ता पसंद करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। और इसका सीधा साधा अभी जागता सबूत अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा में किस तरह बीजेपी को हार मिली है, किस तरह बीजेपी गिरी है मुंह के बल, मुझे लग रहा है ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, लेकिन अजीज भाई, मुझे याद है अखिलेश जी ये भी कहते हैं कि जहां पर ईवीएम स्टोर की जाती है उस पर नजर रखो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये लोग ईवीएम जहां स्टोर होता है वहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर वोटिंग करने जाने से रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जाओ वहां वोट करो, हम ईवीएम स्टोर में गड़बड़ कर देंगे। सर देखिए, एक बात समझिए आपकी, हम इससे पहले भी हमारे नेता ने कहा और हम सब लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, ईवीएम पर सवाल है और हमेशा रहेगा। उस पर सवाल खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं उससे गलतियां होती है और उसमें कुछ भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ईवीएम पर सवाल है और रहेगा, वो खत्म। अजीज भाई, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो मुसलमान वोटर या किसी भी वोटर को वोट देने से रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, जो आपका आरोप है। सुशांत भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, ईवीएम हर जगह हर बार ये इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, कहीं कहीं और पलट, वो कह रहे हैं हर बार अलग अलग स्टोरी बनाते हैं। ये तो अलग ही मतलब नया खेल बता रहे हैं। अरे नहीं, सुनिए ना सर, इनको जहां जरूरत पड़ती है, अरे परिस्थितियों के हिसाब से
कहां सत्ता का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना है, कहां ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना है। वो परिस्थितियों के हिसाब से ये चुनाव जीतने का अजीज भाई, इसको थोड़ा कौन सी परिस्थिति, थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए। कौन सी परिस्थिति में ये लोग ईवीएम हैक करते हैं और कौन सी परिस्थिति में जो है वोटर को घर में कैद कर देते हैं, वो दोनों परिस्थितियां समझा दीजिए, दर्शक को बड़ा ज्ञान मिलेगा। मैंने सर स्पष्ट कर दिया, यहाँ शासन सत्ता अगर आपके पास हो तो वहां ईवीएम की जरूरत नहीं है, वहां ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन जब शासन सत्ता नहीं होता है और ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पर ईवीएम की जरूरत संभवतः पड़ती है और पड़ी है। लोकसभा के समय दोनों जगह लोकसभा में तो दोनों जगह सत्ता में थे सर, यूपी में भी और केंद्र में भी। तब क्या किए थे सर? ये उपचुनाव है, हम ये उपचुनाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, उपचुनाव में है प्रकार की होती है और लोकसभा का चुनाव दूसरा। अजीज भाई, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। लेकिन आज आपने जो किया है ना, या ना उड़ता हो सुशांत जी, ये वाला जो गणित आज जो नया कॉन्सेप्ट है भारत देख रहे हैं, वो अद्भुत हो गया होगा। ये चमत्कारी कि इस वक्त ये वाला करना है, इस वक्त ये वाला। अरे भैया, लोकतंत्र का मजाक मत बनाइए। जनता इसीलिए शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। कम से कम ये तो सम्मान कीजिए ना कि लोग जाकर वोट करते हैं, धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, उनको परिणाम दिखता है। बेहतर बताएं सिद्धार्थ यादव, आप लोग क्या करते हैं? एक कटोरा लेते हैं, उसमें पर्ची डालते हैं कि इस बार ईवीएम हैक करेंगे या इस बार जो है वो हम पब्लिक को वोट देने से रोकेंगे। कैसे पर्ची निकालते हैं? देखिए सुशांत जी, उस पर तो मैं जवाब दूंगा ही, पर मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ये एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अजीज खान जी के जो जवाब है वही एग्जिट पोल है। जब अभी से ही शुरू हो गए, वोटिंग पूरी हुई है, हो सकता है कुछ एक आध बूथ में तो कुछ कहीं भारी लाइन लगी होगी तो कोई बचा अभी वोट करके निकला ही होगा, पर अभी से ही उनने पूरा पर्ची, पूरा गैंग, पूरा कब निकलता है, कितने परम्यूटेशन है, कितने कॉम्बिनेशन है, पूरी कहानी बता दी। इतना भी उपहास मत बनाइए। मैं तो हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मैं युवा हूं और आपको आग्रह कर रहा हूं, कितना फर्स्ट टाइम वोटर होता है, कितना देश का नौजवान है जो वोट करता है, आकांक्षा के साथ वोट करता है, उसका मजाक बनाया जाए कि नहीं अभी ये करते हैं तब नहीं करते। मतलब लोकसभा के अंदर हम सत्ता में। अच्छा सिद्धार्थ भाई, जरा यूपी उपचुनाव का पोल ऑफ पोल्स बता दें। जेवीसी का जो सर्वे है वो यूपी में 6 सीटें बीजेपी को दे रहा है, सपा को 3। मेट्राइज का सर्वे बीजेपी को 7 सीट दे रहा है, मेट्राइज का सर्वे, और सपा को 2 सीट दे रहा है। और इंडिया कंसोलिडेटेड सर्वे में बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं और सपा को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। यानी मोटे तौर पर अगर आप पोल ऑफ पोल्स देखेंगे तो बीजेपी जो है वो 6 से लेकर 5 से 7 के बीच में आ सकती है यूपी में उपचुनाव में सीटें, और सपा जो है वो 3 से 4 सीट पर रह सकती है। तहसीन पूनावाला मोबाइल लेके ढूंढ रहे हैं कहीं तो मेरे काम का कुछ मिले, लेकिन किसी सर्वे में उनके काम का कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं अजीज भाई आ रहा हूं, 1 मिनट अजीज भाई आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला, नहीं, ये चीज जो यूपी के जो बाई इलेक्शंस हो रहे, उपचुनाव हो रहे, मुझे लगता है 5-4 होगा इंडिया अलायंस के पक्ष में। पहले इंडिया अलायंस के पक्ष में। 1 मिनट, पंकजा मुंडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। पंकजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। और अभी एग्जिट पोल वाली बधाई लीजिए, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे बधाई देनी है या नहीं देनी है। लेकिन हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 160 के करीब आपको सीटें आएंगी। आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान ये कहता है कि इससे कम तो बिल्कुल नहीं आएंगी तो इससे ज्यादा ही आएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और इसकी वजह क्या मानती हैं आप कि लोकसभा में जो वोट प्रतिशत घटा था, अगर वो वापस आ गया है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, केंद्र में मोदी जी ने हैट्रिक करी है, तो एक विश्वास लोगों के मन में है कि फिर से सरकार बनाएंगे महायुति की, तो विकास का जो गति है वो बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि जो फेक नैरेटिव हुआ था लोकसभा में, संविधान बदल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब फेक नैरेटिव इस बार पूरी तरह नलीफाई करने में हमें बहुत अच्छा यश हासिल हुआ है। और जो हमारी सरकार ने जो योजनाएं की है, ये योजनाएं बड़ी लोकप्रिय हुई है और लोगों को उसका असर दिखा है। ये सिर्फ योजना हवा में नहीं, बल्कि लोगों के अकाउंट में लाडली बहन जैसी जो योजना आप देखी है, लाडली बहन, वो भी बहुत ही पॉपुलर हुई है। हमने
लोगों के सोलर पंप के बिल पूरे 0 कर दिए। तो ये सारी योजनाओं से लोगों के मन में बहुत सकारात्मक। तो पंकजा जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका कोई असर नहीं हुआ इस चुनाव में? देखिए, असर का कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है जितना नैरेटिव पिछले चुनाव में था, पार्लियामेंट्री चुनाव में एक अलग सा यूनिक सिचुएशन हो गया था। यहाँ एक मराठा रिजर्वेशन की मांग बढ़ी जा रही थी, उसकी वजह से एक सिचुएशन तैयार हुई थी। उस सिचुएशन के चलते हमें उस समय जो तकलीफ हुई है इस बारे में नहीं होगी। इन सब चीजों का मुझे नहीं लगता है असर नकारात्मकता से कोई होना चाहिए, सकारात्मकता से ही होगा। हम लोग, मोदी जी ने हमेशा यही कहा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास के साथ ही चुनाव चला है। यानी आप अपने स्टैंड पर कायम है, बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में नहीं चलता? देखिए, मेरा स्टैंड यही है कि जितना हम सबके साथ चले, सबको लेके चले, और जैसे हम लोग सारे समुदाय को विकास की ओर सोचने पर मजबूर करें, वो सबसे ज्यादा अच्छी जीत होगी। कभी कभी सुख और ऐश्वर्य के साथ समृद्धि भी होना जरूरी है। समृद्ध देश के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको अंत्योदय की योजना से प्रभावित किया है। तो अंत्योदय का मतलब जो अंत में खड़ा है उसका उदय, फिर वो कोई भी हो। चलिए पंकजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं रिजल्ट वाले दिन के लिए। लेकिन पंकजा मुंडे को सुनकर ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे ये सब महाराष्ट्र में नहीं चला है। तहसीन, बिल्कुल नहीं चला है और चलेगा भी नहीं। जो लोग कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, कल पकड़े गए ये करते हुए बांटेंगे तो जीतेंगे। लेकिन देखिए, पंकजा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से, मेरी बहुत अच्छे मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, और हाल में उनसे मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने जो उनकी रोल निभाया, क्योंकि वो उनको इंचार्ज बनाया गया था, वो एक एमएलसी है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ महाराष्ट्र में एमबीए की जीत होगी। लेकिन जो पंकजा कह रही है, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, उसको गंभीरता से भाजपा को लेना चाहिए। जो वो फॉर्मूला था योगी आदित्यनाथ जी का, वो महाराष्ट्र में कभी भी नहीं चलेगा। सिद्धार्थ, आपको लगता है पंकजा ने इनडायरेक्टली लेकिन संकेत दिया कि बटेंगे तो कटेंगे एक नेगेटिव नारा था? बहुत नेगेटिव। नहीं सुशांत जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं भी अभी उनके ये स्टेटमेंट को, वक्तव्य को सुन रहा था। उनका कहना इतना ही है, और हमारे सभी नेताओं का कहना ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भाजपा ने काम किया है, जो हमारे गठबंधन ने काम किया है, और हमारी जो लीडरशिप रही है, जो प्रधानमंत्री का विजन रहा है, वो बहुत बड़ा और सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे प्रधानमंत्री का विजन, वहां पे किया हुआ काम, वहां की डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा विषय होगा जिस पर लोगों ने अपना मत हमको दिया है। पर सवाल तो उन पर है जो लोग बांटना चाहते थे, जिन लोगों ने आईयूएमएल की 17 मांगे लेकर के उनको कंडीशनल सपोर्ट को हाँ दिया, उनको पत्र लिख करके भेजा, जिन लोगों ने अलग अलग मौलानाओं से ये स्टेटमेंट्स दिलवाए कि जो भाजपा को वोट करेगा उसका बहिष्कार कर दो, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उन लोगों की दुकानों में क्या होगा? उन लोगों की दुकानों में हो सकता है कुछ नारों का बड़ा असर पड़ा हो सकता है कि ऐसे लोग जो नफरत फैलाना चाहते थे, जो ऐसे एजेंट्स को आगे रख करके ऐसे एजेंडा को चलाना चाहते थे, उन लोगों को बहुत आहत हुई हो। अगर आहत नहीं हुई होती सुशांत जी, तो इतना जवाब या इसी नारे को लेकर के इतने उनके खेमे में खलबली, ये तो मेरे को लगता नहीं कि भाई आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एजेंडा डिवाइसिव था, अजीज भाई, कहीं ना कहीं इस एकता के नारे ने कहीं ना कहीं कठिनाई पहुंचाई, ये तो बात स्पष्ट होती है। देखिए सुशांत जी, अभी जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, पहली बात तो ये सारे जो भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके से फतवा जारी किया और वीडियो वायरल हुआ और तमाम तरीके की बातें, ये बीजेपी के द्वारा ही ये सारी चीजें मैनिपुलेट की गई। मदनी साहब ने बाकायदे उस वक्त नौमानी साहब ने खुद ही कहा था कि ये मेरा वीडियो नहीं और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो बाकायदे उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। जिस तरह बीजेपी ने खुद चीजों को मैनिपुलेट किया, खुद बनाया, फेक नैरेटिव सेट किया। सुनिए ना मेरी बात, अरे ऐसे क्या कर रहे हैं, फेक नैरेटिव सेट किया। हकीकत यह है कि कोई फतवा जारी नहीं हुआ, किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, ये जिसको जहां वोट देना था लोगों ने वोट दिया। इस तरीके की बात को करने के लिए बीजेपी लगातार कटिबद्ध रही और बीजेपी ने इस तरीके के नैरेटिव को सेट किया, कहीं किसी तरीके का कोई फतवा जारी नहीं किया गया। और एक बात आपको बता दें, अभी बार बार फिर मैं कह रहा हूं
कि जो अभी एग्जिट पोल आया है बिल्कुल परेशान सुशांत मत जी, होइए। कमाल हो गया, तो मैं कह फैक्ट रहा चेक हूँ होना चाहिए। एग्जिट पोल बिल्कुल चौंकाने वाला आएगा, जो ये रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। एग्जिट पोल जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक दिन ठीक है, सिद्धार्थ इसका जवाब शांत दीजिए। कर लीजिए, और कुछ नहीं है। सिद्धार्थ जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो कहता हूं सुशांत जी, ये तो फैक्ट चेक होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र ने अलग अलग मौकों पर, अलग अलग संगठनों पर ये कह रहे हैं कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करी। अरे कैंडिडेट के नाम के साथ, सीट के नाम के साथ उन्होंने लिस्ट जारी करी कि हम लोग इनको समर्थन देते हैं। महाविकास अघाड़ी के 266 कैंडिडेट्स के साथ इन्होंने लिस्ट जारी करके कहा कि सब लोग जाकर के इनको वोट दीजिए। और कौन कहता है कि उन्होंने जाके कह दिया कि बहिष्कार का स्टेटमेंट नहीं दिया? बिल्कुल खुल करके दिया। और कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? किनके कैंडिडेट्स जाकर के उनसे मिल रहे थे? आईयूएमएल की चिट्ठी पर कंडीशनल डिमांड के 17 सूत्रीय डिमांड पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कानून के खिलाफ, डिवाइसिव और कम्युनल थी, उस पर एनसीपी शरद गुड ने पत्र लिख करके उनका धन्यवाद और साधुवाद किया। और आप टीवी पे बैठ करके वोटिंग क्या खत्म हो गई, झूठा नैरेटिव इतना तेज चालू कर दे रहे हैं जैसे पता नहीं बात ऐसी होगी कि किसी को याद ही नहीं होगी। नहीं लिखा था क्या पत्र? और अगर आप झुटलाते हैं तो मैं पत्र अभी दिखा देता हूं। अब अजीज खान साहब, नैरेटिव को इतना भी मत करिए कि ऐसा भी मत कर दीजिए कि कोई आंख धोने लग जाए कि अरे क्या बात कर रहे हैं, ये कैसी बात हो गई, इतना झूठ गया। जिस तरीके के वीडियो को दिखाया गया कि साहब जो वोट देंगे वो गलत होंगे और तमाम तरीके की बातें, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये पूरी तरह से बीजेपी ने फेक नैरेटिव सेट किया, कहीं ऐसा कुछ नहीं था, कोई फतवा जारी नहीं हुआ। आईयूएमएल ने 17 सूत्रीय मांग का लेटर दिया कि नहीं दिया? मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, दंगों में जो मुसलमान आरोपी हैं उनको छोड़ा जाए, ये कंडीशनल डिमांड बोली थी या नहीं बोली थी? पुलिस में मुसलमानों को ज्यादा भर्ती किया जाए या ना किया जाए? और महाविकास अघाड़ी ने समर्थन किया कि नहीं किया? हाँ या ना बोलिए। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए जब पार्टियां लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो हर शख्स अपनी मांग रखता है। अब आप एक बात जानना चाहेंगे, अब आप हाँ या ना नहीं बोलेंगे? मतलब नहीं कि आप उस विचारधारा से संतुष्ट हो। मांग रखने की क्या मतलब है? अगर कोई शख्स मांग रखता है तो उसमें बुराई क्या है? हर शख्स मांग रखता है एक दूसरे से। अरे नेताओं से नहीं, पर अजीज भाई, ये मांगे तो जायज नहीं दिख रही है जिस तरह की मांग है। इसको बैन कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। देखिए सुशांत भाई, मांग रखा है ना, उसको एडमिट तो नहीं किया ना। मैं तो सुशांत जी 10 सेकंड ले रहा हूं। अगर तमाम 10 सेकंड तरीके से मांग रखे जाते आप नहीं, ऐसे नहीं होता अजीज खान साहब, ऐसे